आज तक हमने बात की प्रॉब्लम क्या है और हमने क्या बदला। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअली हम कैसे काम करते हैं। लेकिन मैं आपको पूरा प्रोसेस डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि सिस्टम को समझना एक चीज़ है और उसे अप्लाई करना दूसरी। मैं आपको सिर्फ इतना दिखाऊंगा कि डिफरेंस कहाँ से आता है। हम हर प्रोजेक्ट को सिंपल तरीके से नहीं देखते, हम उसे स्टेज में ब्रेक कर देते हैं। क्यों? क्योंकि टूलिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम एग्जीक्यूशन नहीं है, अनकंट्रोल्ड डिसीजंस हैं। इसलिए हमारा पूरा सिस्टम डिसीजन कंट्रोल पर बना है। जब कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है तो हम सीधे सप्लायर से काम नहीं शुरू करते। पहला फोकस होता है क्लैरिटी। डिजाइन किस लेवल का है, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है और कहाँ अजम्पशंस हैं और रिस्क कहाँ छुपा हुआ है। अगर यहाँ क्लैरिटी नहीं है तो आगे जाना अलाउड नहीं है। उसके बाद आता है इंजीनियरिंग वैलिडेशन। डीएफएम एक्चुअल है या सरफेस लेवल, मोल्ड फ्लो मीनिंगफुल है या फॉर्मेलिटी, डिजाइन मैन्युफैक्चरेबल है या नहीं। और यहाँ भी बिना वैलिडेशन के अगला स्टेप नहीं होता। और अब आता है क्रिटिकल पॉइंट, सप्लायर सिलेक्शन डिसीजन। और यही सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन होता है। लोग सोचते हैं कि सप्लायर सिलेक्शन एक सिंपल डिसीजन है, लेकिन रियलिटी ये है कि टूलिंग में सबसे ज्यादा मैनिपुलेटेड डिसीजन सप्लायर सिलेक्शन ही होता है। कभी कॉस्ट प्रेशर से थोड़ा सस्ता ले लेते हैं, कभी फोमो से क्योंकि उनका कॉम्पिटिटर वहां काम करवा रहा है, और कभी पास्ट के खट्टे अनुभव से इस बार एक्सपेंसिव ले लेते हैं ताकि प्रॉब्लम ही ना आए। लेकिन तीनों ही केसेस में डिसीजन डाटा पर नहीं, रिएक्शन पर लिया जाता है। और यहीं से सबसे बड़ा रिस्क आता है, क्योंकि सप्लायर अच्छा या बुरा नहीं होता, सप्लायर फिट या मिसफिट होता है। गलत सप्लायर मतलब डिले, हिडन रीवर्क, ट्रायल फेलियर, और सबसे डेंजरस ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। इसलिए हमारे सिस्टम में सप्लायर सिलेक्शन एक स्टेप नहीं है, एक ट्रांसपेरेंट कंट्रोल्ड डिसीजन है, जहां हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट क्या है, सप्लायर कैपेबिलिटी क्या है, लिमिटेशन कहाँ है, डिपेंडेंसी कहाँ बनेगी, तब सप्लायर डिसाइड होता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो टूल बनाता है वो न्यूट्रल डिसीजन नहीं ले सकता, क्योंकि उसका इंटरेस्ट एग्जीक्यूशन में है, आपका इंटरेस्ट आउटकम में है। इसलिए अगर सिस्टम नहीं है तो डिसीजन बायस्ड हो जाता है, और यहीं से प्रोजेक्ट रिस्क शुरू होता है। इस पूरे प्रोसेस में हर स्टेज पर डिसीजन लॉक होता है, हर स्टेज पर रिस्क आइडेंटिफाई होता है, और हर स्टेज पर अकाउंटेबिलिटी डिफाइन होती है, और हर स्टेज बिना एविडेंस के क्लोज नहीं होती। फोटो, रिपोर्ट्स, वैलिडेशन के साथ ही अगला स्टेप खुलता है। इसका मतलब क्या है? प्रोजेक्ट चांस पर नहीं चलता, प्रोजेक्ट सिस्टम पर चलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये सिस्टम डिले कम करता है, क्योंकि मिस्टेक बाद में नहीं पहले पकड़ी जाती है। अब एक सिंपल कंट्रास्ट समझिए। जब सिस्टम नहीं होता तो डिसीजन व्हाट्सएप, अजम्पशन और प्रेशर पर लिए जाते हैं, और जब सिस्टम होता है तो डिसीजन स्ट्रक्चर्ड, वैलिडेटेड और कंट्रोल होते हैं। और यही डिफरेंस आउटकम बदल देता है। जहां गवर्नेंस फॉलो होता है वहां आउटकम प्रेडिक्टेबल होता है, जहां बाईपास होता है वहां वही प्रॉब्लम रिपीट होती है। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है, ये सिस्टम हर किसी के लिए नहीं है। अगर आपका फोकस लोएस्ट कॉस्ट है और आप ट्रायल एंड एरर से कंफर्टेबल हो तो ये अप्रोच आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आपका फोकस सही आउटकम है, और अगर आप डिले, रिवर्क और अनसर्टेनिटी को अवॉइड करना चाहते हैं, तो डिसीजन सिस्टम के साथ लेना पड़ेगा। एक और बात, सिस्टम समझना आसान है, लेकिन उसे इन्फोर्स करना सबसे मुश्किल हिस्सा है। और यहीं पर फर्क आता है थ्योरी और रियल एग्जीक्यूशन में, क्योंकि टूलिंग में कंट्रोल सप्लायर के पास नहीं होना चाहिए, कंट्रोल सिस्टम के पास होना चाहिए। अगर आप अगले 3 से 6 महीनों में टूलिंग प्लान कर रहे हैं तो डिसीजन लेने से पहले सिस्टम समझना जरूरी है। हमने इसके लिए एक स्ट्रक्चर्ड ब्रेकडाउन बनाया है, आप उसे देख सकते हैं या डायरेक्टली हमसे बात कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, बिना सिस्टम के प्रोजेक्ट शुरू करना सबसे बड़ा रिस्क है। थैंक यू।